दैट इज लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सर कितना खतरनाक डायग्राम लग रहा है, एक एक चीज समझाऊंगा, प्रॉपर एक एक शब्द समझ में आएगा, बस धीरे धीरे समझते चलिए। तो हम अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में हमने पिछली बार पढ़ा था शेप ऑफ अर्थ, याद है आप लोगों को हमने पढ़ा था क्या शेप ऑफ अर्थ? शेप ऑफ अर्थ कैसा आपने पढ़ा था सर? जियोइड। अच्छा जियोइड पढ़ा था। तो जियोइड होता क्या था सर? मैं फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा हूं सर, मुझे नहीं पता जियोइड क्या था। कोई दिक्कत नहीं है, ये स्फीयर देखा है, गोला देखा है प्रॉपर? सर ये प्रॉपर गोला नहीं है। अरे मान लो ये गोला आपने प्रॉपर गोल है, प्रॉपर एक बॉल शेप है, ठीक है ना? तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये एक प्रॉपर आपने स्फीयर देख लिया, लेकिन जियोइड एक प्रॉपर स्फीयर नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा ऊपर फ्लैट होता है और बीच से थोड़ा मोटा होता है, और फिर नीचे थोड़ा फ्लैट होगा, फिर बीच से मोटा होगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जियोइड शेप। जियोइड का क्या मतलब है? फ्लैट एट पोल्स, ऊपर से चपटा, बीच से मोटा, फ्लैट एट पोल्स, बल्जिंग एट सेंटर, ये है अर्थ का शेप। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है? इसके बाद अब थोड़ा और बेसिक जानते हैं। सर क्या हम ग्लोब जो होता है हम देखते हैं ज्योग्राफी लैब में हमारी रखा रहता है, ग्लोब रखा रहता है, वो होता क्या है? देखो ग्लोब को आप कह सकते हो ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ट्रू मॉडल इन द सेंस कई सारी चीजें। देखो पहली बात तो अगर आप देखो तो थोड़ा आपको ऊपर से फ्लैटिश दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर से चपटा दिखाई देगा, और थोड़ा नीचे से भी चपटा दिखाई देगा, बीच से मोटा दिखाई देगा। इसका मतलब ग्लोब को किस तरह बनाया गया है? बिल्कुल एक अर्थ की नकल, अर्थ जैसी दिखती वैसा बनाया गया है। सर ये थोड़ा झुका हुआ भी है सर, थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ उठा हुआ है, उस चीज पे मैं आऊंगा। बिल्कुल वो आप सही देख पा रहे हो, अर्थ भी ऐसी थोड़ी उठी हुई है, टिल्टेड है थोड़ी सी। अब आपके पॉइंट पर आते हैं। जो अर्थ है वो ऐसी, मतलब ये कैसा शेप है अर्थ का कि ये थोड़ा उठा हुआ सा दिख रहा है? हाँ भाई देखो, जिस पर अर्थ रोटेट रेवोल्यूशन कर रही है, रेवोल्यूशन याद है? सन के इर्द गिर्द वाला चक्कर जो लगता है, अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमती है गोल में, उसको आप रेवोल्यूशन कहते हो। तो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है ना सन के अराउंड, वो सीधी नहीं है, वो बिल्कुल इस ग्लोब की तरह, जैसे आप अर्थ को देख पा रहे हो, थोड़ी सी झुकी हुई है, बिल्कुल इस तरह से झुकी हुई है। और जो लाइन है जो अर्थ के बीच से पास होती है, ये वाली लाइन, आप देख रहे हो मैं किस लाइन की बात कर रहा हूं? ये जो लाइन है इसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ। मैंने पिछली बार बताया था अपने लेक्चर में कि भाई रोटेशन क्या होता है? रोटेशन क्या था? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस क्लियर हुआ क्या है? अर्थ के बीच में से एक लाइन जा रही है नॉर्थ और साउथ पोल को क्रॉस करते हुए, इसको आप कहते हो क्या? एक्सिस। क्या सर ये लाइन हमें दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपनी मन से मानी है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी। अच्छा सर ये इमेजिनरी है, आपने बोला ग्लोब ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। सर आपको यहां पर दो नीडल दिख रही हैं? हाँ सर बिल्कुल दिख रही हैं। ये क्या सर अर्थ में भी ऐसी फिट है, इस वजह से अर्थ झुकी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी हमने अपनी सुविधा के लिए माना है, ना एक्सिस ओरिजिनल में है और ना ऐसी कोई नीडल है। ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस से क्या मतलब? मतलब एक अंदाजा आपको लग जाए कैसा है, उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। अब आपके इस बात का जवाब हो गया, क्या अर्थ में सच में ऐसी कोई नीडल है? क्या एक्सिस सच में कोई ऐसी लाइन है? नहीं, इमेजिनरी लाइन है जो हमने मानी है। अब हम आते हैं और बेसिक बात पर। हमको किसी चीज को जानना होता है तो हम उसको कुछ रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट जो उसको हमको थोड़ा सा क्लासिफाई करने में मदद करे। और ऐसा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है क्लासिफाई करना। रेफरेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे हम उसको थोड़ा सा समझ पाए, अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा हम उसको समझ पाए, उस पॉइंट को कहना चाह रहा हूं मैं रेफरेंस पॉइंट। और ऐसा ही एक रेफरेंस पॉइंट है, कौन सा? इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? ये देखो, अर्थ के बीच से एक लाइन पास हो रही है,
जो अर्थ को बिल्कुल बराबर दो टुकड़ों में तोड़ रही है। ऊपर वाला टुकड़ा नॉर्थ और नीचे वाला टुकड़ा साउथ। ये क्यों करा हमने, क्या जरूरत है ये नॉर्थ और साउथ करने की? आपको अगर अर्थ पर, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कोई बंदा है वो इस समुद्र में डूबा हुआ है, ठीक है ना, इस समुद्र में डूबा हुआ है और आपको उसको अपनी लोकेशन भेजनी है, अपनी लोकेशन उसे आपको भेजनी है। वो कैसे भेजेगा? या तो एक तरीका वो इतना जानकार हो मैप का कि वो कहे मैं मेडागास्कर से इतने इतने किलोमीटर ईस्ट में हूं, वो उतना जानकार नहीं है, पर उस पर कुछ डिवाइस हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर कौन सी डिग्री पे वो खड़ा हुआ है बंदा, कौन कितने डिग्री पे खड़ा हुआ है, तो वो अपना बता सकता है कि सर मैं फला फला, ये सर एडिट होगा, ये बाद में बताना था, पहले बता। हम थे बच्चों इक्वेटर पर। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को बराबर दो टुकड़ों में तोड़ देती है, बराबर दो टुकड़ों में तोड़ देती है। जो ऊपर वाला टुकड़ा है वो कहलाता है क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वो कहलाता है क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। अब आज आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से, आज पता करके आओ क्या इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, क्या इंडिया इक्वेटर से ऊपर है कि हम इक्वेटर के नीचे हैं? क्या होमवर्क है? पता करके आना है क्या इंडिया इक्वेटर के ऊपर है कि हम इक्वेटर के नीचे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इक्वेटर आपको समझ में आ गया। अब ये इक्वेटर क्योंकि सबको पूरे अर्थ को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, अर्थ को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है? क्योंकि इसने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है तो हमने इसको नाम दिया है क्या? 0 डिग्री। मतलब जब भी इसको लिखा जाता है तो हम इसको 0 डिग्री लिखते हैं। 0 डिग्री की लाइन, कौन सी लाइन है 0 डिग्री की लाइन? इक्वेटर। एक क्वेश्चन आता है छोटे बच्चों के पेपर में, यूपीएससी में तो नहीं आएगा कभी, छोटे बच्चों के पेपर में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर। वैल्यू, वैल्यू से क्या कहना चाह रहे हैं वो, उसको डिजिट्स में कैसे लिखोगे आप? तो 0 डिग्री। मेरे ख्याल से पहली स्लाइड में मैंने सब बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है क्या क्या यहां पर था, ये अभी हम इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। अब सर आपने हमें बताया कि 0 डिग्री इक्वेटर है, क्या सर इसके ऊपर भी हमने कोई लाइंस बनाई हैं? क्या एक लाइन से हमारा काम चल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक लाइन से हमारा काम नहीं चलता है, हमने कई सारी लाइन बनाई हैं, कई सारी लाइन बनाई हैं। जैसे देखो ये अर्थ है, तो हमने बीच से अर्थ के मान लिया क्या है? 0 डिग्री। इसके ऊपर हमने माना है क्या? 23.5 डिग्री। अच्छा ये अब बताओ मैं 23.5 के ऊपर आगे नॉर्थ लगाऊं कि साउथ लगाऊं? एक सेकंड लो और कॉमन सेंस का यूज करो। 0 के ऊपर वाली जगह कौन सी थी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसके ऊपर फिर से एक और लाइन ऑफ रेफरेंस हमने मानी है, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लग रहा है? क्योंकि हम 0 डिग्री के ऊपर की बात कर रहे हैं। क्लियर हूं मैं? इसके ऊपर लास्ट में होता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं क्या? नॉर्थ पोल। अब मैं इनके नाम बताऊं जिससे पहले कि इन लाइंस के क्या नाम है। जैसे कि हमने इसका नाम तो जान लिया कि सर इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एज पर दैट मैं बताऊंगा, पर पहले इनको ऑल ओवर क्या कहा जाता है? सर क्या नीचे नहीं होती है? सर क्या आप भूल गए हो? सर नहीं, नीचे भी होती है। अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दिया। एक होती है 23.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों लगा? 0 डिग्री के नीचे। 66.5 डिग्री साउथ, और फिर ये 90 डिग्री साउथ। मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर होगा। हमने लाइनों में अर्थ को बांट दिया है, तो सर क्या 0 डिग्री के ऊपर सीधा 23.5 आता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और ऐसे करते करते 23.5 आएगा। तो सर हमने वो क्यों नहीं लिखे? हमारा काम है ज्योग्राफी को आसान बनाना, हमें उसे टफ नहीं बनाना है। और क्योंकि हमें उसे टफ नहीं बनाना है तो हमने क्या करा है? कुछ मेन लाइनें ली हैं। मेन लाइन कौन सी है? आपको 4 गिनतियां याद होनी, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 और 90 डिग्री। ये 4 चीज आपको याद है। आप ये समझ लीजिए आपको लेटिट्यूड्स ओवर से ब्रॉड व्यू से आपको पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं। होगा तो 1 डिग्री भी, होगा तो 2 डिग्री भी, होगा 2.29 डिग्री भी। पॉइंट क्लियर है?
तो ये हो गया, ऊपर ऊपर से आपने जान लिया लेटिट्यूड। अच्छा, अब सर आपने यहां पर लिखा पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड, जितने भी आप ये सर्कल्स देख रहे हो इक्वेटर के ऊपर, ये 23.5 वाला हो, 66.5 वाला हो, 90 डिग्री वाला हो, ये सब कैसे जा रहे हैं? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इक्वेटर के। सर पैरेलल क्या होता है? सर एक और चीज, ये दो लाइन खींच दी तुम्हारे सामने, ये कहीं मिलेंगी जाकर अगर इनको बढ़ाते जाओ? चलो इनको बढ़ाते हैं, नहीं मिली। और ये दो लाइन मिलेंगी क्या कहीं? सर ये कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा जरा पीछे चलो, मिल गई। वो लाइंस जो कभी ना मिले, जिनके बीच की दूरी एक सी रहती हो, बीच में सेम ही दूरी रहती हो, कितनी भी दूर चले जाओ, वो लाइन पैरेलल लाइन कराती है। क्या कंडीशन है पैरेलल लाइन की? जो कभी मिले ना और जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती हो। पॉइंट आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? जिनके बीच की दूरी एक रहती हो और वो कभी मिले ना। अब आज एक और होमवर्क नोट करो, आपको मैं पहला होमवर्क दे चुका हूं, इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में इक्वेटर के हिसाब से। दूसरा नोट करो, एक लेटिट्यूड के बीच में, सर आपने अभी लेटिट्यूड नहीं बताया, रुको जरा सबर करो, एक लेटिट्यूड के बीच में कितनी दूरी है ये आज आप पता करोगे। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। अब सर लेटिट्यूड क्या होता है? जितने पैरेलल सर्कल, सर डायग्राम तो कचरा लग रहा है, दोबारा बना देंगे, रुको। ये अर्थ, ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये 66.5। अब मैं नीचे का नहीं बना रहा हूँ, साउथ का, और नॉर्थ नॉर्थ लिख रहा हूँ। थोड़ा सा अब आप समझदार हो गए मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये 23.5, 66.5, ये जितनी लाइनें हैं जैसा कि मैंने बताया ये सब पैरेलल है। 1 डिग्री भी होगा वो इसके पैरेलल है। इन सब लाइनों को ओवरऑल हम एक वर्ड देते हैं, दैट इज लैटिट्यूड। क्या? लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड क्या है? एक डेफिनेशन सिंपल सी है, पैरेलल सर्कल्स जो इक्वेटर से लेके पोल्स तक जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। क्या इनके बीच में कभी डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है? जैसे यहां पर जो डिस्टेंस है और यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया ना कैसी लाइन है ये? पैरेलल है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा। आज आपका एक होमवर्क, दूसरा होमवर्क में लिख रहा था, आपको यह पता करना है दो लेटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब दो तरह के लेटिट्यूड्स होंगे, जैसे इक्वेटर था, इक्वेटर के ऊपर वाला सब क्या कहलाता था? नॉर्थ कहलाता था। इक्वेटर के नीचे वाला सब साउथ कहलाता था। इसी हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड्स होते हैं। नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड्स होते हैं। सर अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया कि 0 डिग्री के ऊपर मैं लेटिट्यूड्स क्या, कि नॉर्थ लगा रहा हूं, साउथ लगा रहा हूं, नॉर्थ लगा रहा हूं। नीचे वालों पे नॉर्थ लगा रहा हूं, साउथ लगा रहा हूं, साउथ लगा रहा हूं। तो वो यहां वाले लेटिट्यूड्स ऊपर वाले कैसे हैं? नॉर्थ लेटिट्यूड्स हैं। नीचे वाले कैसे हैं? साउथ लेटिट्यूड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मेरे ख्याल से। सर क्या कोई रास्ता है कि मैं अपना लेटिट्यूड पता कर लूं? ओके, तो रास्ता तो है, और रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपको कोई एक्सपर्ट बताए तो आपका काम हो जाएगा। अपना डिस्टेंस जहां पर आप खड़े हो वहां से एंगल मेजर करो। एंगल मेजर करना है ना, बचपन में प्रोटेक्टर से मेजर करते थे, 60 डिग्री 90 डिग्री ये बनाते थे। तो अपना एंगल, जैसे आप यहां खड़े हो और अगर आपके ऊपर कहीं पोल स्टार है, पोल स्टार जानते हो, हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, अगर इसकी कहानी सुनी हो कभी तो, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है वो, या पोल स्टार कह लो, जितना डिग्री पे आप होगे ना उस पोल स्टार से, उस लेटिट्यूड पे आप खड़े होगे। होमवर्क ना लो तो, लेकिन आज कोशिश करो कि पता करो कि आप किस लेटिट्यूड पे खड़े हो। तो ये सब बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने 0 डिग्री को एक नाम दिया था, 0 डिग्री को हमने क्या नाम दिया था? हमने 0 डिग्री को इक्वेटर नाम दिया था। इसी तरीके से 0 डिग्री के ऊपर सर आपने 23.5 मार्क करा, आपने सर 66.5 मार्क करा, आपने नॉर्थ पोल मार्क करा। करा था कि नहीं करा था? करा था कि नहीं करा था? करा था। इनके कुछ नाम है, हाँ बिल्कुल।
इनके क्या नाम है? 23.5 को हम प्यार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुलाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हिंदी में कहते हैं क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसे कहते हैं हिंदी में हम मकर रेखा। मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ रही होगी। रेखाओं के नाम पता चल गए। अब इसके बाद इसके ऊपर 66.5 है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। इसके नीचे आता है क्या? एंटार्क्टिक सर्कल। पॉइंट क्लियर है? और लास्ट में तो है ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सर अब बीच में ये क्या लिख रहा है सर? टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। ये नहीं आ रहा सर समझ में? कुछ नहीं आ रहा सर समझ में? क्या कर रहे हो सर? सब बताऊंगा, वहीं बैठिए बस। अब लैटिट्यूड में एक चीज तो आपने सबसे पहली कर दी, क्या? रेफरेंस मार्क करा था आपने। अर्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था। अब क्या, क्यों तोड़ा था, क्या यूज था, इस यूज को हम जानेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर आप देखो तो ये लैटिट्यूड्स अर्थ में हीट जोन्स बांट देते हैं। हीट जोन्स, हीट जोन्स कहां पर कितनी गर्मी पड़ने वाली है, कहां पर कितनी गर्मी पड़ने वाली है, ये बांट देते हैं कौन? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या कर रहे हैं? हीट जोन्स में अर्थ को तोड़ रहे हैं। सर वो सब तो ठीक है, पर कितने तरह के हीट जोन्स होते हैं और क्या क्या इनका वो होता है? अर्थ मेनली 3 तरह के हीट जोन्स में टूटी हुई। एक है टॉरिड, एक है टेम्परेट और एक है फ्रीजिड। अभी आप जिस पे कंफ्यूज हो रहे थे डायग्राम के अंदर, आपने कहा था कि सर ये टॉरिड, टेम्परेट और ये फ्रीजिड क्या है। अब उस डायग्राम पे वापस चलते हैं। ये टॉरिड जोन है, कहां से कहां तक है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 23.5 नॉर्थ से साउथ के बीच में। 23.5 से साउथ के बीच में टॉरिड जोन कहां से कहां पर है? अगर मैं टॉरिड जोन की बात करूं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहले आप इनकी वो जान लो, ये है कहां पर, बाद में बताऊंगा इनमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। दूसरा आपका है कौन सा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरीके से साउथ में अगर देखोगे 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में। ये क्लियर है? सर 2 बार आ रहा है टॉरिड जोन भाई, तो 23.5 आ भी तो 2 बार रहा है। और क्योंकि देखो इक्वेटर के ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। और नीचे वाला इक्वेटर के साउथ होता है, तो साउथ टेम्परेट जोन है। हेलो, सोना नहीं है? समझ में आ रहा है? नॉर्थ टेम्परेट जोन जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ का और 66.5 के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम? नॉर्थ टेम्परेट जोन। और उसके नीचे साउथ टेम्परेट जोन। और लास्ट में जो 66.5 से 90 डिग्री के बीच में जो कहानी बचती है उसको फ्रीजिड जोन कहते हैं। ये तो आपने जान लिया कि कहां से कहां के बीच में कौन सा जोन आ रहा है। मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर है। अब इसका रोल क्या है देखो, थोड़ा सा अर्थ को अपनी जान लो, हमारी धरती माँ को जानो। देखो अर्थ जो है ना, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, तो आपने देखा होगा कि अर्थ में हमने नीडल ऐसे एक ग्लोब मॉडल में फंसी हुई थी, तो अर्थ थोड़ी झुकी हुई थी। थोड़ी सी अर्थ हमने कैसी बनाई थी? झुकी हुई अर्थ बनाई थी। अब ये झुकी हुई कितने डिग्री पर है? जिस प्लेन पर ये चल रही है, प्लेन क्या होता है? जिस जमीन पर ये चल रही है। एक जमीन सोचो, जिस जमीन पर ये सन के आसपास घूम रही है, सोचना है बस, जमीन होती नहीं है वहां कोई, एक सोचो कि एक जमीन है, इस पर चल रही है, ठीक है। अब मैं इस जमीन पर खड़ा हूं तो कितने डिग्री एंगल बना के खड़ा हूं? मेरे ख्याल से मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूं। अब कितने डिग्री पे खड़ा हूं? 60। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी कितने डिग्री एंगल पर खड़ा हूं जमीन के हिसाब से? 90 डिग्री एंगल पर। अब 60 डिग्री मान लो। तो अर्थ ऐसे अपनी जमीन से, अगर आप सोचोगे कि अर्थ एक जमीन पर चल रही है,
तो अर्थ एक एंगल पर खड़ी है, दैट इज 66.5 डिग्री। तो कितना झुकाव हो गया? ये झुकाव जो है 23.5 डिग्री का हो गया। अपनी जमीन के हिसाब से कितने डिग्री पर खड़ी है? 66.5 पर। और तो सर हमें कैसे पता चला 23.5 का हो गया? ये तो कोई बात नहीं बनी। अगर आप जमीन पर खड़े हो गए तो कितने एंगल से खड़े हो गए? बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। कैसे खड़े हो गए? 90 पे खड़े हो गए। तो इसका मतलब अगर अर्थ भी खड़ी होती तो 90 पे खड़ी होती। और है कितने पर? 66.5 पर। तो कितना झुकी हुई है? 90 ही टोटल एंगल हो सकता है यहां पर। तो 90 माइनस 66.5 यू विल गेट 23.5। और इसके साथ एक चलो माइंड ब्लोइंग सीक्रेट और बताता हूं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा कहीं। ये 23.5 वगैरह हमने लिए थे। ये क्यों लिए थे? क्योंकि अर्थ झुकी हुई है। कितने डिग्री पे? 23.5। वो 23 भी तो ले सकते थे रेफरेंस के लिए। लिया क्या 23.5? पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक और बार आपको समझा रहा हूं। अर्थ कितने डिग्री पर है अपने प्लेन के हिसाब से? प्लेन मतलब एक इमेजिनरी जमीन। कल्पना करते हो? सर मैं तो कल्पनाओं में डूब जाता हूं, बाथरूम में जाता हूं, गाने गा डालता हूं दुनिया के। कल्पना करते हो? एक कल्पना करो कि आप एक जमीन पे आपकी अर्थ है और उस जमीन पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। अगर सीधी खड़ी होती तो कितने डिग्री पे खड़ी होती? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री पे नहीं है, 66.5 पर है। तो 90 माइनस 66.5 तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। तो सर आप इतनी देर से रामायण बता क्यों रहे हो? देखो, क्योंकि ये झुकी हुई है तो हर हिस्से को बराबर धूप नहीं मिलती। ये कैसी बात है सर? ये कैसा अन्याय है? हमें लगता था हर जगह धूप बराबर आती है। नहीं आती है। सबसे ज्यादा धूप जिस हिस्से को मिलती है वो मिलेगी किसको? टॉरिड जोन को। टॉरिड जोन क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट हीट पड़ेगी। देखो मैंने एक छोटी सी यहां पे एक डायग्राम लगाया है। यहां पर आप देख सकते हो कि एक टॉर्च की रेज आ रही हैं और बिल्कुल सीधे कार्डबोर्ड से टकरा रही हैं। जगह कम है, जो उसने इकट्ठा कर, जो जिस जगह पर लाइट पड़ रही है वो लाइट वाला एरिया कम है। दूसरी तरफ मैंने क्या करा है, ये जो टॉर्च की रेज आ रही हैं ये जगह ज्यादा एक कवर कर रही हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, इसको भाड़ में जान दो, जरा मेरा एग्जांपल सुनो। आप पर 10 रोटियां हैं, आप पर 10 रोटियां हैं और आपको बांटनी 2 लोगों में है। आपके पास, चलो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के मतलब का, 10 टॉफी हैं और आपके 2 ही दोस्त हैं। 10 टॉफी हैं और आपके 2 ही दोस्त हैं, तो आप कितनी कितनी टॉफियां बांट दोगे? 5-5। सर 2 तो मैं खुद खाऊंगा ना। अरे वो ठीक है, पर मानते तुम दयालु हो, तो 5-5 टॉफी बांट दोगे दोनों लोगों में। ठीक है। मान लो तुम्हारे 10 दोस्त होते तो, अब तुम्हारे दोस्त हैं 10, तुम्हारे दोस्त कितने? 10, और तुम पे टॉफी अभी भी 10 हैं, तो तुम एक ही टॉफी तो बांट पाओगे। सर एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है, पर ये कहना क्या चाहते हो? सन की जो रेज थी वो आपके टॉरिड जोन में कैसे पड़ रही थी? डायरेक्ट पड़ रही थी। जगह ज्यादा ले रही थी, कम ले रही थी? जगह कम ले रही थी। धूप उतनी है, जगह कम है, दोस्त कम हो गए, गर्मी ज्यादा होगी कि कम होगी? वहां दोस्तों को टॉफी ज्यादा मिली थी, यहां पर गर्मी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जगह कम हो गई उस धूप के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी ज्यादा होगी। यहां पर दोस्त ज्यादा है 10, यहां जगह ज्यादा है जो जिस पे लाइट पड़ रही है, तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी कि कम पड़ेगी? गर्मी बढ़ जाएगी ज्यादा। एग्जाम्पल समझे थे ना अपने दोस्त के हिसाब से? जो यहां पर लाइट जो है उसमें गर्मी उतनी है और कम जगह पर पड़ रही है, और ये रोटियां या टॉफी 2 लोगों में बटनी है तो ज्यादा बट पाएंगी। इसी तरीके से गर्मी यहां ज्यादा मिलेगी। यहां पर लाइट फैल के पड़ रही है तो गर्मी भी तो बट गई ज्यादा जगह में, तो कम पड़ेगी। अच्छा सर, तो फिर इस हिसाब से टॉरिड जोन में ऐसा होता क्या है? चलो उस डायग्राम पे वापस चलते हैं, जरा को जरा सा क्लीन कर देते हैं।
अब आप देखो टॉरिड जोन है आपके सामने, ये टॉरिड जोन जो है यहाँ पर गर्मी जो सन होता है वो डायरेक्ट रेज देता है, मतलब सन की जो रेज हैं वो कैसी आ रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं। और यहां पर गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मतलब कौन से इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन में जो सन होता है ना वो डायरेक्ट रेस फेंकता है। कितनों ने मिड डे सन का कंसेप्ट सुना है, मिड डे सन, मिड डे सन का कंसेप्ट सुना है? मिड डे सन का कंसेप्ट 12 बजे के आसपास दोपहर में देखना तो आप लोग देखोगे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, आपके सर पर होता है लगभग। अगर सर पर है मतलब आप देखोगे बिल्कुल सीध में है ऊपर आपके, तो वो सन की डायरेक्ट रेज आ रही है आपकी तरफ। और सन की जितनी ज़्यादा रेज उतनी कम जगह को मिल रही तो गर्मी उतनी ज़्यादा पड़ती है। जो आपका टॉरिड जोन है ना उसमें मिड डे सन ब्राइटली शाइन करता है, ब्राइटली शाइन करता है। मिड डे सन क्या करता है, ब्राइटली शाइन करता है, जोरदार चमक होती है यहां पर, ठीक है, इसीलिए यहां पर हीट ज्यादा पड़ती है। अब सर ऊपर क्या मिड डे सन नहीं होता है, या फिर यहां पर टेम्परेट में मिड डे सन नहीं होता है? डेफिनेशन जो है इनकी, डेफिनेशन पर आते हैं, बड़ी बेसिक सी मैं बात करूंगा। तो डेफिनेशन ही सीधा कहती है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, यहां कभी मिड डे सन ऊपर ओवरहेड शाइन नहीं करेगा। तो टॉरिड जोन में जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया, मिड डे सन ओवरहेड शाइन करेगा, देखो सर के ऊपर। तो धूप कैसी होगी, बिल्कुल डायरेक्ट आएगी। डायरेक्ट धूप का क्या मतलब है, ज्यादा रोशनी आएगी, ज्यादा हीट लाएगी, ज्यादा गर्मी फैलेगी। टेम्परेट जोन में मिड डे सन कभी ओवरहेड होगा ही नहीं। जैसे ये आप खड़े हो, आप ऐसी जगह पर हो जो टेम्परेट वाली जगह है, तो सन यहाँ 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 निकल जाएगा, लेकिन कभी आपके सर के ऊपर नहीं होगा। टॉरिड जोन में यहाँ पर होगा। ये देखो गुस्सा आ रहा है, वो जो ऐड बनती है ना ग्लूकॉन डी वाली, स्ट्रॉ डाल देते हैं, बिल्कुल वही वाला हाल हो जाता है यहाँ पर। स्ट्रॉ लेके तुम्हारा सारा पानी चूस लेते हैं। सर मैं तो रोज पीता हूँ ग्लूकॉन डी, इसलिए बिल्कुल सही करते हो। तो यहाँ पर मिड डे सन कभी ओवर हेड शाइन नहीं करेगा, तो धूप में ताकत नहीं होगी। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ इसे समझाने के लिए। सर्दियों की धूप कैसी लगती है, सर्दियों की धूप कैसी लगती है, उसमें बैठे रहो। चलो कौन सी सर्दियों की, मैं चलो दिसंबर की बात करता हूं, और अच्छी जनवरी की बात करता हूं। बैठे रहो, गर्मी लगती है उसमें, नहीं लगती। उसमें पता है वो कभी मिड डे सन जो होता है ना वहां पर, वो ओवरहेड नहीं आता है, वो आपके सर पर नहीं आता, वो ऐसी वाली धूप होती है किनारे किनारे सन, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। समझ पा रहे हो ताप में कितना फर्क आ जाता है, कितनी कम हीट महसूस होती है। तो टॉरिड और टेम्परेट मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रीजिड जोन की। अब यार जो ये फ्रीजिड जोन है ना, यहां पर सन कभी होराइजन के ऊपर शाइन नहीं करता। होराइजन जानते हो, क्षितिज, क्षितिज जानते हो, वो जगह जहां पर आसमान और जमीन मिलते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां आसमान और जमीन मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, वो बस दिखती है दूर से कि वहां पर मिल रहे, मिलते कभी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर सन आपको उधर दिखता है ना, सन ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो और धूप कम आएगी। धूप मतलब कम क्या आएगी, धूप बहुत फैलेगी जब भी आएगी, और जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी कम हीट महसूस होगी। इस वजह से बर्फ में ही जमी रहती हैं जगहें। इनको हम कहते हैं क्या, फ्रीजिड जोन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये तो आपने लैटिट्यूड्स की सारी कहानी जान ली कि लैटिट्यूड का क्या हिसाब है। अब सर हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड की कहानी। लॉन्गिट्यूड की कहानी अगर आप ढंग से सोचो, ढंग से सोचो, तो लैटिट्यूड्स कैसे थे, हॉरिजॉन्टल थे कि वर्टिकल थे? हॉरिजॉन्टल इन सीधी लाइनों को कहते हैं, वर्टिकल ऐसी लाइनों को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल थे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मैंने बताया, किसी को रेफरेंस का मतलब मैंने बताया ना, वो लाइन जो किसी को समझाने में काम आए। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेफरेंस कौन सी थी, लैटिट्यूड। वर्टिकल लाइंस ऑफ रेफरेंस कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूड। मतलब लैटिट्यूड सर,
लैटिट्यूड सर ऐसे बन रहे थे, डायग्राम में पीछे चलते हैं, ये लैटिट्यूड जो थे ऐसे बन रहे थे, सीधी सीधी लाइनें बन रही थी। अरे सीधी तो नहीं है भैया, अर्थ भी तो सीधी नहीं है, वो देखने में लगता है, चलो इस लाइन को ले लो, सीधी सीधी लाइनें बन रही थी। और लॉन्गिट्यूड कैसी है, ऐसी ऊपर से नीचे वाली लाइनें हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स कैसी हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ रेफरेंस। अब ये और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी जा सकती है, जैसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वहां पे 0 डिग्री इक्वेटर होता था, यहां पर अलग होता है, मैं आऊंगा उस पॉइंट पर, ठीक है ना। अब ये और छोटे टुकड़ों में तोड़ी जा सकती, इसको तोड़ने का तरीका मिनट्स, और मिनट्स को तोड़ा जा सकता है सेकंड्स में। इतना डीप में आप अभी मत जाओ 6th के हिसाब से, बस अभी जान लो कि ये और छोटी भी हो सकती है, अभी आपको इतने कंसेप्ट की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, हमारे लैटिट्यूड्स का शेप क्या होता था, लैटिट्यूड्स का शेप क्या था, कुछ याद है लैटिट्यूड्स का शेप। चलो डायग्राम पे वापस चलते हैं आपको लेके। ये शेप कैसा लग रहा है, क्या ये पीछे भी होगा अर्थ के, हाँ, तो इसका शेप कैसा था, सर्कुलर। पर लॉन्गिट्यूड्स का शेप कैसा है, लॉन्गिट्यूड्स का शेप कैसा है, सेमी सर्कल। देखो डायग्राम में एक लॉन्गिट्यूड, यहां पर देखो एंड बना हुआ है लॉन्गिट्यूड का, ये देखो लॉन्गिट्यूड्स का एक एंड बना है, यहां से ये लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हुआ और नीचे गया और जाकर उसी एंड पर खत्म हो जाएगा। क्या ये पूरा सर्कल पूरा करेगा अपना, नहीं करेगा। ये कैसा शेप है इसका, सेमी सर्कुलर, ये कैसा शेप है, सेमी सर्कुलर। अब अगर आप एक चीज और देखो, लैटिट्यूड्स कैसे होते थे, पैरेलल होते थे, पैरेलल के बीच में क्या होता है, कभी डिस्टेंस कम होता है, कभी डिस्टेंस कम नहीं होता है। पर ये कैसे हैं, सेमी सर्कुलर, और इनके बीच में अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ऊपर की ओर आप जैसे जैसे जा रहे हो, देखो ये एक लाइन मैंने ली, क्या इसके बीच में और इस वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है। लैटिट्यूड्स में डिस्टेंस कम होता था, नहीं। लॉन्गिट्यूड्स में डिस्टेंस कम होता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे, हाँ। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, इक्वेटर के पास में। देखो ये डिस्टेंस मैक्सिमम दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे ख्याल सबको क्लियर है। अब सर वहां पर हमने 0 डिग्री इक्वेटर को चुना था, क्यों चुना था, जितनी मेरी बुद्धि कहती है, जितनी मेरी बुद्धि कहती है वो हमने इसलिए चुना था क्योंकि सर एक तो वो अर्थ को 2 टुकड़ों बराबर 2 हाफ्स में काट रहा था, और सबसे बड़ा लैटिट्यूड भी था। सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर। पर सर यहां पर तो सब सेम होने चाहिए साइज में, और कोई बराबर काट भी नहीं सकता है, तो किस बेस पे हम किसको 0 डिग्री क्यों कहेंगे। सारे देशों ने मिलकर फैसला लिया था, 1800 कुछ का ईयर था, आपकी बुक में नहीं है तो उसके लिए पैनिक मत हो, कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड पास होगा उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। क्या, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड पास होगा उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये 0, अच्छा इसके लिए जरा कलर ले लेते हैं, ये दिख रहा है 0 डिग्री निकल रहा है, इसको हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री। किस बेस पर, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास हो रहा है ये। अच्छा, वहां पर 0 डिग्री का नाम था इक्वेटर, यहां पर नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, इक्वेटर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। पॉइंट क्लियर है मेरे ख्याल से। अब इक्वेटर के ऊपर वाले सारे क्या कहलाते थे, नॉर्थ कहलाते थे। इक्वेटर के नीचे वाले सारे क्या कहलाते थे, साउथ कहलाते थे। प्राइम मेरिडियन के इस तरफ वाले जितने भी होंगे वो सब ईस्ट कहलाएंगे। ये क्या बन गया, ईस्टर्न हेमिस्फेयर।
जितने भी इसकी तरफ होंगे वो क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर होंगे, और यहां पर क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब एक और होमवर्क जुड़ रहा है, पता करके आओ इंडिया ईस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है कि इंडिया वेस्ट में है, 0 डिग्री से। पॉइंट आ रहा है समझ में? अब नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं सर इस हिसाब से, और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। देखो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं आपके टोटल अगर मैं करूंगा तो 181, और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं टोटल वो होते हैं 360। चलिए अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये है आपकी अर्थ का मैप जिसपे पूरे में लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स बिछे हुए हैं। सर ये क्या है सर, ये तो डरावना लग रहा है, क्या 12 12 13 13 क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझो, यहां पर मेन यूज आता है किसका, लॉन्गिट्यूड्स का। लैटिट्यूड का मेन यूज क्या था, लैटिट्यूड का मेन यूज क्या था, आपको पता चलता था कि हीट कितनी है किस जगह पर। टॉरिड जोन सबसे ज्यादा हीट वाला था, टॉरिड जोन के ऊपर कम, उससे कम गर्मी थी, और फ्रिजिड जोन तो जमा ही हुआ था। इसका मेन यूज क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मेन यूज क्या होता है, टाइम बताना। ये आ गई आपकी कौन सी, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्लियर है। अब देखो 0 डिग्री से जैसे ही आप 1 डिग्री ईस्ट में जाओगे, अगर ये 0 डिग्री और मैं इधर से चल के 1 डिग्री ईस्ट में आ गया, ये 1 डिग्री नहीं है पर समझ लो एक बात बता रहा हूं, तो एक चीज याद रखना लॉन्गिट्यूड के लिए, EGA क्या है सर, EGA ईस्ट गेन एड, EGA ईस्ट गेन एड। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे समय बढ़ता जाता है। मतलब मान लो कैसे बढ़ता है, जैसे 0 डिग्री ये है और ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अगर आप 0 डिग्री से चले गए यहां पर, और तो यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहां पर 12:04 हो रहे होंगे, मतलब 1 डिग्री ईस्ट में जाने पर समय कितना बढ़ गया, 4 मिनट बढ़ गया। 1 डिग्री ईस्ट में जाने पर समय कितना बढ़ गया, 4 मिनट बढ़ गया। 2 डिग्री चले जाऊं तो 8 मिनट बढ़ गया। 10 डिग्री चला जाऊं तो, इस पे लिखा नहीं 10 डिग्री, समझा रहा हूं बस, ठीक है ना। 10 डिग्री चला गया तो 40 मिनट बढ़ गया। क्या हो गया, 40 मिनट बढ़ गया, ठीक है ना। तो मतलब यहां अगर 12 बज रहे थे तो यहां 12 बज के कितना मिनट हो रहा है, 40 मिनट। जितना वेस्ट में जाऊंगा उतना सब्ट्रैक्ट होता है। 0 से चला गया मैं किस पर, 1 डिग्री वेस्ट में। अच्छा ये जितने थे ईस्ट थे, ये वेस्ट में चला गया, तो यहां पर अगर 1 डिग्री किया तो 11:56, 11:56 हो रहा होगा कहां पर, वेस्ट में। पॉइंट क्लियर है। वेस्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ईस्ट में क्या होता है, ऐड होता है। तो ये है लॉन्गिट्यूड का असली काम, टाइम बताना। अब हमारा इंडिया, अरे सर सस्पेंस खत्म हो गया, ये तो पता ही चल गया हमें कि इंडिया में ये ईस्ट में ही है पूरा इंडिया, चलो ठीक है। तो इंडिया के बीच से जो हमने लॉन्गिट्यूड लिया जिससे हम टाइम नापते हैं, वो क्या है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, यहां से हम टाइम लेते हैं। अब अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन करें, ब्रिटेन का टाइम कहां से नापा जाता था, 0 डिग्री से, और ये कितना है, 82.5 है। तो 82.5 1 डिग्री पे कितना बढ़ता था, 4 मिनट बढ़ता था। 1 डिग्री पे कितना बढ़ता था, 4 मिनट बढ़ता था। और यहां पर 82.5 है, तो अगर मैं 82.5 को मैं 82.5 लिख रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 4 से, तो मुझे पता चल जाएगा इंडिया और ब्रिटेन के टाइम में कितना अंतर है। ये लगभग क्या आता है, 330 मिनट निकल के आएगा। 330 मिनट क्या होता है, 5.5 घंटे। और इंडिया किस में है, ईस्ट में है। ईस्ट में समय क्या होता था, ऐड होता था। तो अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में कितने बज रहे, शाम 5:30। पॉइंट क्लियर है कि नहीं।
डन इट। अब देखो इस 82.5 की वजह से क्या होता है, क्योंकि इंडिया थोड़ा ईस्ट और वेस्ट में ब्रॉड है, इंडिया थोड़ा मोटा देश है, तो देखो इंडिया के एक तरफ 68 डिग्री ईस्ट है और दूसरी तरफ 97 डिग्री ईस्ट है, तो यहां पर समय अलग होगा, यहां पर समय अलग होना चाहिए इस हिसाब से। तो हमको सर दो दो टाइम फ्रेम, मतलब दो दो लॉन्गिट्यूड्स को मानना चाहिए था ताकि प्रॉपर टाइम मिल सके। नहीं, हमने ऐसा नहीं करा, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर। हमने क्या करा, एक बीच से मानी है। पर इस वजह से होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो जितने बजे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, जितने बजे अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है उसके लगभग 2 घंटे बाद हमारे गुजरात को दर्शन होते हैं। रीजन समझ में आ गया क्या है? क्योंकि ईस्ट वेस्ट डिफरेंस, ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ज़्यादा है, मतलब थोड़ा से लॉन्गिट्यूड ज़्यादा आ जाते हैं बीच में। अब ब्रिटेन को तो दिक्कत है नहीं, पतला सा मरा मरा सा देश है, तो उसमें तो बीच में कुछ आ भी नहीं रहे इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स, वो 0 डिग्री से पूरा उनका काम चल जाता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा है। तो सर ऐसे तो सर बहुत सारे देश हैं, ऐसे तो सर अगर देखोगे तो सर बहुत सारे देश हैं, उनमें उनमें तो सर बहुत सारी ईस्ट और वेस्ट तो बहुत ज़्यादा उनका ब्रॉड है। आज का एक टास्क और लो कि कितने टाइम जोन्स अमेरिका में है और रशिया में है, पता करके आओ कितने टाइम। इंडिया तो चलो एक ही मानता है, पर ये इतने विशाल हैं कि अगर ये एक ही मानेंगे तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने लास्ट चीज पर आते हैं, कंक्लूजन है, टॉपिक नहीं है, कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमने यूज क्या निकला। फिर हमारा लैटिट्यूड का नंबर 1 यूज निकला कि तुम्हारे को इन्होंने हीट जोन्स में बांट कर दिया, तुम्हें पता चल पाया कि कौन सी जगह कितनी गर्म है। यूज समझ में आया? यहां पर क्या यूज आया, लॉन्गिट्यूड का क्या यूज है, टाइम जोन्स में बांटना। अर्थ में अगर टाइम जोन्स बनाने हैं, समय कहां पर कितना हो रहा है वो बनाना है, तो उसमें क्या काम आया, लॉन्गिट्यूड काम आया। पॉइंट आ रहा है समझ में? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इकट्ठा कोई यूज है, इकट्ठा एक यूज है। मान लो ये अर्थ है, तुम थोड़े एडवांस आदमी हो, तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रख के चलते हो, मार्क चलते हो अपने साथ लेकर, और तुम यहाँ समुद्र में कहीं खो गए, तो ये तुम अपना बता सकते हो कि मैं इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पर फंसा हुआ हूं, तो तुमको हम बचा सकते हैं। समुद्र के बीच में तुमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें बता सकते हो, वो नहीं चेंज होंगे। तो क्या पता चला इससे, ये क्या है, एक तरह से लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं। तो यहां से मेरी तरफ से खत्म होता है सेकंड चैप्टर। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले लेक्चर में अपने, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।